आज है 1 नवंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे कि शाहरुख खान के 60 साल के होने पर क्यों उन्हें भारत का आखिरी सुपरस्टार कहा जा रहा है। इसके बाद चलेंगे बिहार के मोकामा, जहां चुनाव से पहले गोली, गैंगवार और बाहुबलियों का खूनी खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। साथ ही समझेंगे कि कैसे केरल देश का पहला अति गरीबी मुक्त राज्य बना। इसके अलावा जानेंगे कि आरएसएस ने घुसपैठ, धर्मांतरण और आबादी को लेकर क्यों फिर से खतरे की घंटी बजाई है। रघुराम राजन ने भी एक चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली निशाना भारत का सामान नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर है। इन सभी खबरों और भी बहुत कुछ पर होगी विस्तार से बात। कल यानी 2 नवंबर को जब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 60 साल के हो रहे हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि वे आज भी उस पीढ़ी के लिए उम्मीद और प्रेम का प्रतीक क्यों बने हुए हैं, जो उदारीकरण के बाद के भारत में बड़ी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पूजा पिल्लई के विश्लेषण के अनुसार शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी के सपनों और संघर्षों को अपनी फिल्मों के जरिए आवाज दी। दिल्ली के एक सामान्य परिवार से आए शाहरुख का मुंबई तक का सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। अपनी शुरुआती फिल्मों जैसे दीवाना, बाजीगर और यस बॉस में उन्होंने एक ऐसे युवा का किरदार निभाया जो बड़े सपने देखता है। वे अक्सर बड़े सूट पहनकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाते थे, लेकिन यह महत्वाकांक्षा कभी भी मध्यवर्गीय नैतिकता से दूर नहीं हुई। उन्होंने अपनी मां को खोने के दर्द का जिक्र करने में भी कभी हिचक नहीं दिखाई, जिससे आम दर्शक उनसे जुड़ पाए। पूजा पिल्लई का तर्क है कि शाहरुख का सुपरस्टारडम सिर्फ उनके अभिनय का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस दौर का भी प्रतीक है जब भारत में निजी टेलीविजन चैनलों का उदय हो रहा था। फौजी और सर्कस जैसे टीवी शो से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और टेलीविजन पर दिए इंटरव्यू में उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी खुलकर सामने आई। शाहरुख की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे न तो अपने से पहले के कलाकारों की तरह बहुत रहस्यमयी थे और न ही आज के कलाकारों की तरह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मौजूद। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी के बीच एक संतुलन बनाए रखा। जब उन पर अहंकार के आरोप लगे, तो उन्होंने आपकी अदालत जैसे मंच पर आकर सीधे दर्शकों से संवाद किया। इसी सीधे संवाद ने उन्हें लोगों से और गहराई से जोड़ा। पूजा पिल्लई का मानना है कि शाहरुख खान का कोई असली उत्तराधिकारी नहीं है। वे उस पीढ़ी की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए, जो तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह तलाश रही थी। वे उस दर्पण की तरह हैं जिसमें एक पीढ़ी अपनी बेचैनी, रोमांस और महत्वाकांक्षा देखती है। यही क्षमता उन्हें बॉलीवुड का आखिरी और इकलौता सुपरस्टार बनाती है। फिल्मों की दुनिया से अब आपको ले चलते हैं बिहार के मोकामा, जहां चुनावी सियासत में अपराध का तड़का लग रहा है। बिहार के मोकामा में एक हिंसक झड़प में एक बाहुबली राजनेता की मौत के बाद अपराध और राजनीति का पुराना गठजोड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को हुई इस झड़प के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। ये घटना तब हुई जब जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला, जिसमें दुलारचंद यादव भी शामिल थे, और बाहुबली नेता अनंत सिंह का काफिला तरार गांव के पास आमने सामने आ गया। जल्द ही दोनों पक्षों में पथराव शुरू हुआ और फिर गोलियां चलने लगीं। इसी अफरातफरी में दुलारचंद को पहले गोली मारी गई और फिर एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। एक दुलारचंद के परिवार ने अनंत सिंह के खिलाफ और दूसरी अनंत सिंह के समर्थकों ने जन सुराज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई है। मोकामा में अपराध, राजनीति और जाति का गठजोड़ नया नहीं है। भूमिहारों के प्रभुत्व वाले इस इलाके को भूमिहारों की राजधानी भी कहा जाता है। इस झड़प में मारे गए दुलारचंद यादव का आपराधिक इतिहास 1991 से शुरू होता है। 2010 तक उन पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का मोकामा की राजनीति में दबदबा रहा है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 38 मामले दर्ज हैं। 2022 में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। माना जा रहा है कि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच तनाव तब बढ़ा जब दुलारचंद ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से जुड़कर अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। इस चुनावी मैदान में एक और बाहुबली सूरजभान सिंह भी हैं, जिनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं।
अब देखना यह है कि इस हिंसक घटना का 6 नवंबर को होने वाले मतदान पर क्या असर पड़ता है। बिहार में जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ चिंता बढ़ा रहा है, वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल से एक अच्छी खबर आई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ केरल ऐसी घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने इसे केरल के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। हालांकि विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने इस घोषणा को खोखला बताते हुए सत्र का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना को लागू करने का फैसला 2021 में लिया गया था। इसके तहत स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों की मदद से अत्यधिक गरीब परिवारों की पहचान की गई। भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय को मुख्य मानदंड मानते हुए 64,006 परिवारों की पहचान की गई और हर परिवार के लिए माइक्रो प्लान बनाए गए। इस परियोजना के तहत 21,000 से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज दिए गए। करीब 21,000 परिवारों के लिए नियमित भोजन की व्यवस्था की गई। 4,677 परिवारों को लाइफ मिशन के तहत घर दिए गए, जबकि 4,394 परिवारों को आजीविका के लिए मदद दी गई। सरकार ने इस योजना पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। हालांकि इस घोषणा की आलोचना भी हो रही है। बीजेपी ने इसका श्रेय केंद्र सरकार की योजनाओं को दिया है, जबकि आदिवासी गोत्र महासभा ने आरोप लगाया है कि सर्वेक्षण में आदिवासी आबादी को ठीक से शामिल नहीं किया गया। इन आलोचनाओं के बावजूद केरल सरकार इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए दूसरे चरण पर काम कर रही है। केरल के विकास मॉडल की चर्चा के बीच अब बात करते हैं सियासत और प्रतीकों की। द प्रिंट में स्तंभकार उर्वीश कोठारी का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनके असली सम्मान से बचती है। लेखक के अनुसार 2 दशकों से ज्यादा समय से मोदी और बीजेपी ने सरदार के साथ अन्याय की कहानी से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पटेल की छवि का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए किया है, न कि उनके आदर्शों को अपनाने के लिए। सरदार के सादे जीवन को देखते हुए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह मूर्ति श्रद्धांजलि कम और विडंबना ज्यादा लगती है। कोठारी लिखते हैं कि जब अपनी छवि बनाने की बात आती है तो मोदी सरदार का नाम भी मिटाने से नहीं हिचकते। इसका उदाहरण 2021 में दिखा, जब मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। लेखक के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार पटेल के स्मारक के बजाय एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया गया है। यहाँ आने वाले लोग जंगल सफारी और लेजर शो की बात करते हैं, लेकिन सरदार के जीवन पर शायद ही कोई चर्चा होती है। सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को 2 साल तक मनाने की घोषणा की थी, लेकिन स्मारक सिक्का, डाक टिकट और एक विशेष पुस्तक जैसे कई वादे अधूरे हैं। कोठारी का निष्कर्ष है कि सरदार पटेल की असली विरासत सादगी, प्रशासनिक प्रतिभा और विनम्रता में है, लेकिन यह मोदी की कहानी के लिए बहुत कम उपयोगी है, जो प्रतीकों और व्यक्तिगत छवि पर चलती है। राजनीतिक प्रतीकों से आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस बयान पर जिसमें देश की आबादी को लेकर चिंता जताई गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करने के लिए जल्द ही एक जनसंख्या नीति की जरूरत है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर में संघ की एक बैठक के बाद उन्होंने इस असंतुलन के 3 मुख्य कारण बताए: घुसपैठ, धर्मांतरण और कुछ समुदायों में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। होसबाले ने कहा, घुसपैठ और धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब जनसांख्यिकीय असंतुलन का जिक्र किया जाता है तो यह एक सांप्रदायिक विचार है, लेकिन सोचें कि जनसांख्यिकीय असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून तो हैं, लेकिन इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। आरएसएस की इस बैठक में मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा हुई। होसबाले ने कहा कि वहां स्थिति बहुत खराब हो गई थी लेकिन अब सुधर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, बंगाल की स्थिति चिंताजनक है, वहां के राजनीतिक नेतृत्व के कारण नफरत फैल गई है। एक सीमावर्ती राज्य को हिंसक और अस्थिर बनाना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। संघ की चिंताओं के बाद अब बात करते हैं शिक्षा जगत की, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के एक फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों को पंचगव्य उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा है। खास बात यह है कि यह निर्देश उसी दिन आया जब विश्वविद्यालय ने भूमि और लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सेमिनार रद्द कर दिया था। कई शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के इस फैसले को अकादमिक विरोधी बताया है।
डीयू के डीन ऑफ कॉलेज के कार्यालय ने राष्ट्रीय गोधन महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोधन शिखर सम्मेलन के बारे में प्राचार्यों को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के बीच इस जानकारी को फैलाया जाए ताकि वे इसमें भाग ले सकें। इस सम्मेलन में पूरे भारत से 600 से ज्यादा गौशालाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये घटनाक्रम उसी दिन हुआ जब विश्वविद्यालय ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित भूमि, संपत्ति और लोकतांत्रिक अधिकार पर एक सेमिनार को बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने कहा कि सेमिनार को रद्द करना और एक संदिग्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहना विश्वविद्यालय की ज्ञान से हठधर्मिता की ओर यात्रा को दर्शाता है। दिल्ली से अब चलते हैं कर्नाटक, जहां चुनावी धांधली के एक मामले में नए सबूत सामने आए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में कथित वोट चोरी की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार के घर से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं। इन फुटेज में कथित तौर पर गुट्टेदार के सहयोगियों को आलंद की मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। एसआईटी ने अदालत में तर्क दिया कि यह फुटेज इस बात का सबूत है कि गुट्टेदार के सहयोगियों ने दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश की थी। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले आलंद सीट पर 5,994 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने के प्रयास से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे कथित वोट चोरी का एक उदाहरण बताया था। गुट्टेदार ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तो दीपावली के कारण कचरा जलाया था। चुनावी राजनीति के शोर से दूर लद्दाख में एक पर्यावरण कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और उसे मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की खबर भी ध्यान खींच रही है। जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील रितम खरे से मुलाकात की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह यात्रा स्वराज की ओर ले जाएगी। इस बीच, जहां मोदी सरकार वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है, वहीं टाइम पत्रिका उन्हें अपनी 2025 की 100 टाइम क्लाइमेट सूची में शामिल कर रही है। उन्हें वास्तविक जलवायु कार्रवाई के लिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बाद अब रुख करते हैं हरियाणा का, जहां एक सरकारी पत्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। फरीदाबाद के शीर्ष शिक्षा अधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को एक पत्र जारी किया, जिसमें छात्रों को विभिन्न पाकों में असामाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु गर्ग ने कहा कि यह फैसला सीएम विंडो पर मिली एक शिकायत के बाद लिया गया था। उन्होंने स्कूलों को माता पिता के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आदेश दिया ताकि अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर नजर रखी जा सके। हालांकि भारी विरोध के बीच डीईओ को आखिरकार अपना पत्र रद्द करना पड़ा। और अब एक ऐसी खबर जो हमारे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गढ़चिरौली की मूल निवासी पार्वती सांधमैक को 6 साल जेल में रहने के बाद सभी 5 मामलों में बरी कर दिया गया था। लेकिन नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकलते ही सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने उन्हें एक कार में बिठा लिया। उनके परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। जब उनके वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की धमकी दी, तब पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पार्वती को भविष्य में किसी भी नक्सली गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी देने के लिए हिरासत में लिया था। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का साफ उल्लंघन है। व्यवस्था की इन चुनौतियों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा और गहरा असर भारत के सामानों पर नहीं, बल्कि उसके सर्विस और आउटसोर्सिंग सेक्टर पर पड़ सकता है। निधि राजदान के साथ एक बातचीत में राजन ने साफ किया कि अगर अमेरिका ने भारत की सेवाओं और आउटसोर्सिंग पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो इसका असर कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। अमेरिकी कांग्रेस में हाइज एक्ट पर बहस चल रही है, जिसका मकसद आउटसोर्स की जाने वाली सेवाओं पर टैरिफ लगाना है। ये भारत के आईटी और बीपीओ सेक्टर पर सीधा हमला होगा, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। राजन के मुताबिक इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को तेजी से लागू करना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को भी संदेश दिया कि उसे संरक्षणवाद की मांग करने के बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक चिंताओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खुशी की खबर आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसकी समृद्ध पाक विरासत के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने 58 नए शहरों को इस नेटवर्क का सदस्य बनाया है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी
यानी पाक कला की श्रेणी में यह मान्यता मिली है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। लखनऊ अपने पारंपरिक और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लोकप्रिय स्ट्रीट फूड, चाट से लेकर अवधी व्यंजन और लाजवाब मिठाइयाँ शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।